नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इम्प्रूवमेंट जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन करा देता हूं क्रोनोलॉजिकल एक फ्लो से। एक कंपनी की फॉर्मेशन की थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू द रॉयल चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन इन 1600 एडी। तो कंपनी भारत में ट्रेड करती रही। जब तक बादशाह औरंगजेब जीवित रहा तब तक कंपनी टैक्स पे करती रही। जैसे ही शक्तिशाली बादशाह की डेथ हुई, उसके बाद के बादशाह कमजोर थे, तो कंपनी ने क्या किया, छोटे मोटे नवाबों को आपस में लड़वाना स्टार्ट कर दिया। किसी नवाब का साथ दिया, दूसरे को हरा दिया। हराए हुए नवाब को गद्दी से उतरवा दिया, फिर जीते हुए नवाब को किसी न किसी साजिश के तहत हरा दिया। इस तरह कंपनी काम करती रही। पहले कंपनी आई थी एक प्योरली ट्रेड कंपनी के फॉर्म में। फिर कंपनी के ग्रेजुअली ओवर द टाइम यहाँ पर पॉलिटिकल एम्बिशंस बिल्ड होने स्टार्ट हो गए। तो कंपनी ने क्या किया, छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ी और सेना एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दी भारत के अंदर। फिर आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, भारत के बादशाह शाह आलम टू ने कंपनी को दीवानी दे दी हारने के बाद। ट्रीटी हुई थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। उस टाइम पर भारत के बादशाह ने कंपनी को दीवानी दे दी, यानी कि टैक्स कलेक्ट करने की पावर कंपनी को मिल चुकी है। तो 73 के एक्ट से कंपनी ने रूल करना स्टार्ट कर दिया भारत में। मैंने पहले भी क्लियर किया था कि उस टाइम पर जो कंपनी के अधिकारी थे वो प्रॉफिट में थे और कंपनी लॉस में थी। देखिए, जो ब्रिटेन के अंदर सिस्टम था फ्यूडलिज्म का, मतलब जो अल्ट्रा लग्जरी घरों के बच्चे थे उनको कंपनी अधिकारी बनाकर भेजती थी भारत के अंदर। वहां किसी काम के नहीं थे, वहां पर नशे करते थे, शराब पीते थे, अफीम, इसके अलावा जो भी बड़े बड़े नशे थे सभी करते थे। लड़कियों के साथ गलत तरह का व्यवहार करते थे। तो उनको कंपनी भेजती थी भारत के अंदर। यहाँ पर आकर भी यही काम किया, लूटमार करते थे, सारा पैसा लूट कर ले जाते थे ब्रिटेन के अंदर। मतलब अधिकारी पर्सनली प्रॉफिट में थे लेकिन कंपनी लॉस में जा रही थी। फिर उसके बाद जैसे ही मतलब कंपनी का रूल स्टार्ट हुआ, फिर 1857 में रिवोल्ट हुआ बड़े स्केल पर। तो महारानी को पता चल चुका था कि कंपनी नाकामयाब है भारत के अंदर शासन करने में। तो महारानी विक्टोरिया डेक्लेरेशन करती है कि अब डायरेक्ट महारानी रूल करेगी भारत के अंदर। तो ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टार्ट हो जाता है भारत में और अलग अलग एक्ट आना स्टार्ट हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से। फिर लास्ट एक्ट हमने देखा था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। वहां से हमें पता चला कि अब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा है। अब हमें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बिना रूल रेगुलेशन के इतनी बड़ी कंट्री है, गवर्न कर पाना पॉसिबल नहीं है। देखिए, उस टाइम पर मतलब हमारे पास अपना कोई एक्ट नहीं था। ब्रिटिशर्स ने जो एक्ट बनाए थे उसी अकॉर्डिंग हमारे देश को चलाया जा रहा था। अब देश आज़ाद हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि किसी गली मोहल्ले की चाय की ठपली पर बैठे और कॉन्स्टिट्यूशन को बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा काम था, बिना रूल रेगुलेशन के चला पाना देश को पॉसिबल नहीं था। आप एक बात सोचिए, यदि हमारी फैमिली में 4, 5 या 10, 12 मेंबर तक हो सकते हैं, यदि इन मेंबर को भी हम बिना किसी नियम और कानून के छोड़ दें, तो सिंपल सा फंडा है, इस बात की श्योरिटी है कि सभी के सभी लोग आवारा हो जाएंगे पशु प्रवृत्ति के। यही काम था उस टाइम पर। 40 करोड़ पॉपुलेशन थी, बिना रूल रेगुलेशन के यदि छोड़ दिया जाए तो सिंपल सा फंडा ये था कि देश का नागरिक ही आतंक मचाने लगेगा देश के अंदर। उस टाइम पर पार्टीशन के नाम पे भी अदला बदली चल रही थी, पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान। कहीं हर्ष का माहौल था तो कहीं दुखों के पहाड़ टूट रहे थे। जो पाकिस्तान के फाउंडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनको भी अपना दिल्ली वाला घर सेल करके पाकिस्तान के कराची शिफ्ट होना पड़ा 3 लाख रुपए में। तो बहुत सी ऐसी मुसीबतें मुंह फैलाए हुए खड़ी थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बनाया जाए और इतने हाईली इंटेलेक्चुअल लोग किस तरह असेंबली में भेजे जाएं इलेक्ट करके। तो बस इसी टॉपिक को आज हमने पढ़ना है, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। असेंबली का मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो असेंबली लगेगी उसको नाम दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इससे पहले असेंबली की डिमांड उठनी स्टार्ट हो गई थी ब्रिटिशर्स के सामने कि हमें हमारी असेंबली चाहिए विदाउट एनी इंटरफेरेंस, कि उसमें एक भी अंग्रेज ना हो। हमें हमारी असेंबली चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बना सके देश के लिए, तभी आज़ाद होने के बाद हम कंट्री को गवर्न कर सकते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं 1895 से। देखिए, 1895 में फर्स्ट टाइम पर इनफॉर्मल डिमांड रखी गई थी बाय बाल गंगाधर तिलक। लिखो मेरे साथ साथ, फर्स्ट इनफॉर्मल डिमांड रेज्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। इन स्वराज्य बिल।
इनफॉर्मल डिमांड का मतलब है, देखिए दो वर्ड है, एक है इनफॉर्मल, एक है फॉर्मल। फॉर्मल डिमांड से मतलब जब सामने से कोई ब्रिटिशर्स का रिस्पॉन्स आया हो, इनफॉर्मल का मतलब जब सामने से उनका कोई रिस्पॉन्स ना आया हो। तो इनफॉर्मल डिमांड रखी गई थी 1895 में। एक बिल था जिसका नाम था स्वराज्य बिल। स्वराज्य बिल का मतलब है, देखिए इस बिल में बात की गई थी सेल्फ रूल की। सेल्फ रूल का मतलब होता है खुद का राज। खुद का राज मतलब जिस तरह आज अभी भी हम खुद का ही राज कर रहे हैं, सेल्फ रूल है अभी भी। जैसे पार्लियामेंट में हम भेजते हैं एमपीज को इलेक्ट करके, प्रधानमंत्री है, उसकी काउंसिल है पूरी, उसकी मिनिस्ट्री है। इसके अलावा जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, वहां पर हम एमएलए को भेजते हैं इलेक्ट करके। मतलब हमारे ही लोग हैं, हमने ही उनको इलेक्ट करके भेजा, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे ही बिहाफ पे पॉलिसीज लेकर आते हैं वो लोग। इसका मतलब अल्टीमेटली मतलब हमें ही उसका श्रेय जाता है, जो भी पॉलिसीज आती हैं, गलत बनी है सही बनी है। यदि हमें लगता है कि कोई सरकार सही काम नहीं कर रही तो हम सरकार को गिराते हैं, फिर नई सरकार जाती है पार्लियामेंट में। तो इसी तरह हो गया सेल्फ रूल, यही मतलब है सेल्फ रूल का। तो सेल्फ रूल की बात की गई थी स्वराज्य बिल में बाय बाल गंगाधर तिलक। सेल्फ रूल का मतलब यही हो गया कि हमें खुद का शासन चाहिए, हमें ब्रिटिशर्स की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए हमारे देश के अंदर। फिर इसके बाद क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइम, एक और बात याद रखनी है आपने, स्वराज्य जो वर्ड है इसका जिक्र किया गया था। एक बुक थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। इसके राइटर थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि फाउंडर थे डीएवी संस्था के। डीएवी संस्था जो है ना, अभी डीएवी कॉलेज है, डीएवी स्कूल है, उसके फाउंडर जो थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक में बात की थी स्वराज्य की फर्स्ट टाइम, यानी कि सेल्फ रूल की। फिर इसके बाद 1922 में गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्या स्टेटमेंट दिया था? लिखो कि कॉन्स्टिट्यूशन विल बी द विशेस ऑफ इंडियन पीपल। मतलब भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, हमें कोई भी अंग्रेज अधिकारी इस असेंबली में नहीं चाहिए। अब यहाँ पर इनफॉर्मल डिमांड की गई थी असेंबली की। इसके बाद फर्स्ट जो फॉर्मल डिमांड थी वो की गई थी 1934 में। एक व्यक्ति थे जिसका नाम था एम.एन. रॉय। फुल फॉर्म है मानवेंद्र नाथ रॉय। एक दो पेपर में पूछा भी गई है इनके नाम की फुल फॉर्म। एम.एन. रॉय, इन्होंने फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड रखी थी अंग्रेजों के सामने इंडिविजुअली। फर्स्ट फॉर्मल डिमांड बाय एम.एन. रॉय। पेपर में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट फॉर्मल डिमांड किसके द्वारा रखी गई? इंडिविजुअली, तो एम.एन. रॉय के द्वारा। इसके बाद फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियल डिमांड रखी, यानी कि एक पार्टी थी जो अभी कांग्रेस पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1885 में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड रखी 1935 में। यहाँ पर इंडिविजुअल रखी थी, एम.एन. रॉय भी कांग्रेस पार्टी के ही लीडर थे। फिर इसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रखी। इसके बाद 1938 में नेहरू जी ने भी डिमांड रखी थी पर्सनली। लिखो नेहरू जी डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। एक्चुअली ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं हुई थी, इसके पीछे भी कहानी है एक। देखो 1939 में एक व्यक्ति था, यानी कि 1940 का जो दशक था उस टाइम पर एक व्यक्ति एक्टिव हो चुका था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जिसका नाम था अडोल्फ हिटलर। नाम सुना होगा आपने कहीं ना कहीं। डिक्टेटर था जर्मनी का, तो बड़ा ही कुख्यात तानाशाह था। उस टाइम पर इसकी तूती बोलती थी पूरे विश्व में, और ब्रिटेन भी इससे डरता था। देखिए ब्रिटेन उस टाइम पर एक शक्तिशाली देश था। एक अकेला हिटलर ही था जिसने ब्रिटेन की नाक में दम करके रखा। लगातार 15 दिन नॉन स्टॉप बॉम्बिंग हुई, 15 दिन और 15 रात ब्रिटेन पर। तो अब ब्रिटेन पर प्रेशर था हिटलर का। उससे क्या हुआ कि 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गया हिटलर की बेवकूफ़ियों से। हिटलर का पहले मतलब जो एम्बिशन थे वो थे आसपास के एरियाज को जीतने के।
फिर उसने अटैक कर दिया यूएसएसआर पर, जहाँ से वर्ल्ड वॉर 2 शुरुआत हो गई वहाँ की। फिर हिटलर अब एक्टिव हो चुका है वर्ल्ड वॉर 2 में, तो अब ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर है। तो ब्रिटेन ने क्या किया, एक्सेप्ट किया इस बात को कि अब हम तुम्हें असेंबली देंगे। तो 1940 में, उस टाइम पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल। चर्चिल ने क्या किया, एक ऑफर भेजा जिसका नाम था अगस्त ऑफर। तो 8 अगस्त 1940 को ऑफर आता है, अगस्त ऑफर। कुछ नहीं था, बेसिकली एक टेक्निक थी हमें पागल बनाने की, कि किसी तरह भारतीयों को लुभाया जाए और वर्ल्ड वॉर 2 में इनसे हेल्प ली जाए ताकि हम वर्ल्ड वॉर 2 को भी जीत जाएं। लेकिन हुआ ये कि हमने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने क्या कहा था कि हमारा साथ दो, हम उसके बाद असेंबली देंगे तुम्हें तुम्हारी अपनी, विदाउट एनी इंटरफेरेंस। लेकिन हमने इनकी नीतियों को देखते हुए इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। फिर वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। उस टाइम पर जापान ने क्या किया, मौका देखकर 1941 में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। पर्ल हार्बर एक अमेरिका का सैनिक अड्डा था। अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट। तो रूजवेल्ट का प्रेशर आ गया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल पर कि किसी तरह भारतीयों का सोल्यूशन करो ताकि इनको हम वर्ल्ड वॉर 2 में इनकी एंट्री ले सकें। देखिए, अब पैसा चाहिए युद्ध लड़ने के लिए, तो पैसा आएगा भारत से, भारतीयों का साथ भी चाहिए, सोल्जर भी चाहिए। तो क्या किया चर्चिल ने, फिर एक मिशन भेजा जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 23 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन आया भारत में। कुछ खास नहीं था, यही रिपीटेड आया, मतलब रिपीटेड ऑफर था अगस्त वाला। क्रिप्स मिशन आया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसमें भी वही एलिमेंट्स दिए गए थे कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर हम तुम्हें आज़ादी देंगे, तुम अपनी असेंबली लगा सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। लेकिन इसे भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उस टाइम 2 पार्टी थी, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोनों ही पार्टीज ने इसको रिजेक्ट कर दिया क्रिप्स मिशन को। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर 1945 के अराउंड वहाँ पर इलेक्शन थे ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली। उन्होंने प्रॉमिस किया था इलेक्शन के टाइम पे भी कि हम भारतीयों को आज़ादी देंगे और उनकी अपनी असेंबली लगेगी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए। तो इटली ने वही काम किया। फिर एक इसी तरह मिशन भेजा, कमीशन, जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। यहाँ की स्थिति चेक करने के लिए भेजा गया था। कैबिनेट मिशन के तहत 3 व्यक्ति आए, नाम इंपॉर्टेंट है, लिखो। एक है लॉरेंस विलियम पेंथिक, एक नाम है एवी अलेक्जेंडर, एक नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो ये 3 व्यक्ति आए, इन्होंने भारत की स्थिति चेक की कि किस तरह की हमारे यहाँ पर स्थिति है और किस तरह अब असेंबली लगेगी। तो असेंबली चाहिए हमें और इलेक्टेड लोग चाहिए। तो यहाँ से देखिए, उस टाइम पर क्या था कि 40 करोड़ पॉपुलेशन थी, मतलब 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट को सेट किया गया। यानी कि इस मिशन के तहत प्लान सेट किया गया कि अब असेंबली लगेगी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए। एक सीट एलोकेट की गई 10 लाख पॉपुलेशन पर। कितनी पॉपुलेशन पर? 10 लाख। टोटल कितनी पॉपुलेशन थी उस टाइम पर? 40 करोड़। तो 40 करोड़ पॉपुलेशन है, 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट सेट की गई। तो टोटल सीट रखी गई 389। कितनी सीट थी टोटल? 389। ठीक है, अब 389 सीट रखी गई असेंबली के लिए। देखो, उस टाइम पर 3 तरह से देश को चलाया जा रहा था। एक थे प्रिंसली स्टेट। क्या थे? प्रिंसली स्टेट। दूसरा था ब्रिटिश प्रोविंस, जहां पर डायरेक्ट ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, ब्रिटिश प्रोविंस। ठीक है, फिर एक थे कमिश्नरीज, ये भी वैसे ब्रिटिश प्रोविंस के ही अंडर रूल थे, कमिश्नरीज। देखो, यहाँ पर रूल करते थे किंग और क्वीन,
प्रिंसली स्टेट के अंदर। एक यहाँ पर रेजिडेंट होता था जो कि यहाँ पर सर्वेल करता था किंग और क्वीन को। यहाँ पर रूल करते थे डायरेक्ट ब्रिटिशर्स। गवर्नर यहाँ नियुक्त किए होते थे बाय द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। कमिश्नरीज में भी जिस तरह आज मतलब ड्यूटीज हैं, इसी तरह कमिश्नरीज थी, जैसे आज दिल्ली है, पुडुचेरी है, चंडीगढ़ है, इसी तरह उस टाइम पर कमिश्नरीज थी। तो यहाँ पर या तो एडमिनिस्ट्रेटर होता था या फिर गवर्नर नियुक्त किए जाते थे बाय द ब्रिटिशर्स। तो 3 तरह से उस टाइम से। तो टोटल सीट होगी 389 सीट है। देखो 296 सीट रखी गई है ब्रिटिश प्रोविंस के लिए। किसके लिए? ब्रिटिश प्रोविंस के लिए। और इसके अलावा जो सीट बची 93 सीट थी प्रिंसली स्टेट के लिए। अब यहाँ से तो क्या हुआ, राजाओं ने मतलब मना ही कर दिया कि इलेक्शन नहीं होंगे। अब देखो बात ये थी कि जहाँ पर किंग और क्वीन रूल करते हैं वहाँ पर इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट किए ही नहीं जाते। यदि इलेक्शन कंडक्ट हो जाए तो फिर तो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो जाएगी, वहाँ पर राजाओं के रूल को खतरा हो जाएगा। तो राजाओं ने तो इसका बाइकआउट कर दिया था स्टार्टिंग में कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए नहीं। अब यदि कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता तो डेमोक्रेसी आ जाती वहाँ पर। तो राजाओं ने तो साफ मना कर दिया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, तो राजाओं ने इसका कर दिया बाइकआउट। अब बचे 296 मेंबर। देखो 296 मेंबर में से 292 थे 11 प्रोविंस थी उस टाइम पर, यानी कि स्टेट थी टोटल। जैसे अभी 28 स्टेट हैं, उस टाइम पर टोटल स्टेट थी 11, जिसे कहा जाता था ब्रिटिश प्रोविंस। तो ब्रिटिश प्रोविंस से 292 मेंबर थे टोटल। इसके अलावा 4 मेंबर थे कमिश्नरी थे। जो कमिश्नरी थी मैंने बताया था अभी उस टाइम पर कमिश्नरी थी, तो कमिश्नरी से थे 4 मेंबर। 4 सीट रखेगी कमिश्नरी के लिए। 4 सीट कमिश्नरी के लिए है, 292 मेंबर है 11 प्रोविंस के लिए। तो इलेक्शन कंडक्ट किए गए 296 सीट पर। अब 296 सीट पर इलेक्शन कंडक्ट किए गए, ये बात है जुलाई अगस्त 1946 की। तो इलेक्शन जब कंडक्ट किए गए, देखिए इलेक्शन कंडक्ट किए गए थे बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये मैं आपको बताऊंगा प्रेसिडेंट के टॉपिक में। वैसे मैंने पहले क्लियर किया था प्रीएम्बल के टॉपिक में कि क्या होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसको थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के टॉपिक में। अभी के लिए आप इसको ऐसे याद रखो। हिंदी वाले हिंदी में इसको बोलते हैं एकल संक्रमण प्रणाली। तो इलेक्शन हेल्ड किए गए जुलाई अगस्त 1946, ठीक है, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इलेक्शन हुए, टोटल सीट थी 296। 296 सीट में से जो कांग्रेस पार्टी थी, दूसरी पार्टी थी मुस्लिम लीग, ठीक है। कांग्रेस सीट जीत जाती है 208। मुस्लिम लीग के पास सीट जाती है 73। 15 सीट थी इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव थे वो जीत जाते हैं 15 सीट। तो टोटल होगी 296 सीट। अब इसी के बिहाफ पे फॉर्मेशन की जाती है इंटीरियम गवर्नमेंट की। इंटीरियम गवर्नमेंट बेसिकली एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट होती है कि जब तक इलेक्शन कंडक्ट नहीं किए जाते तब तक इंटीरियम गवर्नमेंट ही पॉलिसी लेकर आती है देश के लोगों के लिए। जिस तरह अभी नेपाल में हुआ, नेपाल में भी इंटीरियम गवर्नमेंट काम कर रही है। इसी तरह इंटीरियम गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट हुई। जुलाई अगस्त में इलेक्शन हेल्ड किए गए थे, तो इंटीरियम गवर्नमेंट फॉर्म की गई। डेट 2 सितंबर 1946 क्या की गई, इंटीरियम गवर्नमेंट फॉर्म की गई उस टाइम पर, ठीक है। इसके प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, और इसके प्रेसिडेंट थे नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसके चेयरमैन थे वेवेल। वेवेल उस टाइम पर वाइसरॉय थे, चेयरमैन, ठीक है। अब देखिए कंपनी, देखिए मतलब क्या हो चुका है, इंटीरियम गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है 2 सितंबर को। अभी भी ब्रिटिशर्स की नीयत साफ नहीं है भारत को लेकर, तो क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, मीटिंग नहीं होने दे रहे इंटीरियम गवर्नमेंट की। तो नेहरू जी पहुंचते हैं लंदन, उनको धमकी दी रिवोल्ट की कि किसी तरह यदि मीटिंग हेल्ड नहीं करवाते तुम गवर्नमेंट की
तब तुम देश से बाहर किए जाओगे रिवोल्ट के माध्यम से। तो फिर वहाँ से आदेश पारित किया जाता है और फर्स्ट मीटिंग हेल्ड की जाती है। इससे पहले 6 दिसंबर को बात हो चुकी थी कि भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन होगा। तो पाकिस्तान तो पहले ही अलग हो गया भारत से, मतलब जो पाकिस्तान के लिए असेंबली लगनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम चलना था पाकिस्तान के लिए असेंबली अलग हो गई। और फिर क्या हुआ यहाँ पर, उस टाइम पर जो फर्स्ट मीटिंग हेल्ड की गई थी वो थी 9 दिसंबर 1946। इससे पहले क्या हो गया कि देखो, मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे वो चले गए पाकिस्तान के लिए असेंबली में। तो अब मेंबर बचे थे 299 कैसे, 229 मेंबर थे ब्रिटिश प्रोविंस से, यानी कि जो यहाँ पर आए थे ब्रिटिश प्रोविंस और कमिश्नरीज, ठीक है। बाकी मेंबर थे 70 प्रिंसली स्टेट से, जो राजाओं ने पहले बहिष्कार किया था, उन्होंने भी बाद में ज्वाइन कर लिया गवर्नमेंट को, यानी कि ये मेंबर इलेक्टेड नहीं थे, ये मेंबर थे नॉमिनेटेड। तो प्रिंसली स्टेट से जो मेंबर थे वो भी अब आ चुके हैं असेंबली के अंदर। अब फर्स्ट मीटिंग हेल्ड की गई 1946 9 दिसंबर को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपने। तो यहाँ पर पार्टिसिपेट हुआ मेंबर्स का 207, जिसमें से 10 थी फीमेल, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है कई बार। तो 207 मेंबर्स ने कंपनी की मीटिंग को अटेंड किया। यदि पूछा जाए कि कंपनी के फर्स्ट सेशन को कितने लोगों ने अटेंड किया था, वो है 211 उसकी संख्या। देखिए सेशन और इसमें डिफरेंस इतना सा है कि मीटिंग में सेशन का मतलब है जो लंबा चलता है, जहाँ पर काफ़ी सारी पॉलिसीज से पहले बिल को रखा जाता है, जैसे अभी पार्लियामेंट के सेशन लगते हैं। लेकिन मीटिंग का मतलब है कि कोई भी छोटा मोटा काम हो तो डिस्कस और डिबेट के लिए मीटिंग लगा दी जाती है, ये काम होता है मीटिंग का। तो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई। एक फ्रेंच प्रैक्टिस है, देखिए प्रोटेम स्पीकर का कंसेप्ट है। जिस तरह अब नई लोकसभा जाएगी पार्लियामेंट में, उस टाइम पर प्रोटेम स्पीकर इलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि जो सीनियर मोस्ट उस टाइम पर व्यक्ति होते हैं पार्लियामेंट में, उनको इलेक्ट किया जाता है जब तक नए स्पीकर इलेक्ट ना हो। इसी तरह उस टाइम भी टेम्परेरी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया एज पर फ्रेंच प्रैक्टिस, यानी कि फ्रांस के अंदर इस रूल को फॉलो किया जाता है, जिनका नाम था टेम्परेरी प्रेसिडेंट। लिखो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। यहाँ पर टेम्परेरी प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिए जाते हैं। फिर इसके बाद सेकंड मीटिंग रखी गई इंटीरियम गवर्नमेंट की। सेकंड मीटिंग हेल्ड की गई 11 दिसंबर 1946। अब यहाँ पर परमानेंट प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लिया जाता है। तो परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पर, लिखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो कि आगे चलकर भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनते हैं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट थे परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट भी नियुक्त किए गए, या फिर वाइस चेयरमैन आप कुछ भी लिख सकते हैं। H.C. मुखर्जी, बेटी कृष्णाचारी, इसके अलावा थे F.R. एंथनी, ये नॉमिनेटेड थे यहाँ पर, ठीक है। फिर थर्ड मीटिंग हेल्ड की गई 13 दिसंबर 1946। यहाँ पर नेहरू जी लेकर आते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब है उद्देश्य का प्रस्ताव। देखिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी रखी गई थी। फिलॉसफी का मतलब क्या है, जिस तरह आज प्रीएम्बल है, फिलॉसफी में बताया गया था कि किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर होगा, क्या क्या ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं देश के लोगों के लिए,
और क्या हमारा विजन है फ्यूचर के लिए। ये बातें लिखी गई थी ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन में। तो इसको अप्रूवल मिलता है 22 Jan 1947, इसको अप्रूवल मिल गया, जो कि अभी प्रियम्बल के रूप में देखते हैं हम। प्रियम्बल में लिखा गया है ना कि इस तरह का नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, सोशलिस्ट है, रिपब्लिक है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, इस तरह ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन में ये बातें लिखी गई थी। यहीं से आया है प्रियम्बल का कंसेप्ट। यहाँ पर मीटिंग हेल्ड की गई 3rd, यहीं पर एक और काम किया गया था, लीगल एडवाइजर भी अपॉइंट किए गए थे जिसका नाम था BN राव। लिखो, लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली BN राव। तो ये काम किए थे 3rd मीटिंग में, ठीक है। अब 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिलती है, यानी कि भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? पार्टीशन। उस टाइम पर देश में इतनी अदला बदली चली हुई थी, लोगों के घर उजड़ गए थे, पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान, किसी को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा, किसी का परिवार बिखर गया। बहुत से ऐसे केस आज भी हम देखते हैं, किसी के पूर्वज जो पाकिस्तान से कभी लौट कर ही नहीं आए, किसी का कोई अता पता नहीं। उस टाइम पर ऐसा काम हुआ था। तो अब देखिए 9 दिसंबर 1946 टू 15 अगस्त 1947 तक काम करती रही असेंबली एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। क्या काम करती रही? एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब संविधानिक निकाय, यानी कि संविधान सभा के रूप में, क्योंकि संविधान बनने का काम चल रहा था असेंबली में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? पार्टीशन हो जाता है भारत और पाकिस्तान का। अब क्या होगा? 15 अगस्त 1947 से लेकर 24 Jan 1950 तक असेंबली 2 तरीके से काम करेगी। एक तो एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दूसरा काम करेगी, पहला काम तो ये हो गया, दूसरा काम करेगी एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट। मतलब अब संवैधानिक निकाय के रूप में वो काम करेगी ही करेगी, और पार्लियामेंट के रूप में भी कार्य करेगी। पार्लियामेंट का मतलब क्या हो गया कि हमारे लिए पॉलिसी मेकिंग का काम करेगी असेंबली, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पर अपना ना कॉन्स्टिट्यूशन था और ना ही ऐसी कोई बॉडी थी जो हम पर रूल कर रही थी, तो असेंबली ही थी। अब हमारे लिए पॉलिसी लाने का भी काम असेंबली करेगी, और एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी भी काम करेगी असेंबली। देखो, जब एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करेगी तब इसको चेयर करेंगे, चेयर्ड बाय GV मावलंकर, ठीक है। यानी कि 2 काम हो गए ना असेंबली के, मावलंकर। एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी और दूसरा काम है प्रोविजनल पार्लियामेंट का। जब एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट काम करेगी तब इसको चेयर करेंगे, चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये बातें लिखी गई थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था जब वो एक्ट हमने पढ़ा था। तो यहाँ तक क्या हुआ? 2 तरीके से काम कर रही है असेंबली, जो कि काम करती रहेगी 1949 में तो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, 50 तक काम करती रहेगी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन हुई थी 26 Jan 1950 को। देखो, अब उसके बाद हमें इंडिपेंडेंस मिली, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को रेडी किया गया था, तो उसकी भी अलग अलग रीडिंग हुई। तो कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग हुई, फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट होती है, लिखो, फर्स्ट रीडिंग 4 नवंबर 1948, 48 टू 9 नवंबर 48, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट रीडिंग है,
पेपर में क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट रीडिंग कब से कब स्टार्ट हुई। फिर नेक्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग रखी गई थी 15 नवंबर, लिखो 15 नवंबर 1948 टू 17 अक्टूबर 1949। ये है बिगेस्ट रीडिंग। फिर थर्ड और लास्ट रीडिंग रखी गई थी 14 नवंबर 1949 टू 26 नवंबर 1949। अब देखो इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया है, यानी कि हमने अडॉप्ट कर लिया है, अडॉप्शन की डेट है। अडॉप्ट का मतलब है कि रेडी हो चुका है, अब हम इसको अपना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर, यदि आपको पता हो तो। इसके बाद क्या हुआ, फिर कुछ ऐसे प्रोविजन थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी इस डेट को। इम्प्लीमेंटेशन हुई है 1950 में 26 जनवरी को। इस टाइम पर इन्फोर्समेंट नहीं हुई, अडॉप्ट कर लिया गया था। कुछ ऐसे प्रोविजन थे, कुछ आर्टिकल्स थे जो इस टाइम पर इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे। उस टाइम पर देश को चलाने के लिए मैंडेटरी थे वो कुछ आर्टिकल्स थे, जैसे लिखो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा आर्टिकल 60, आर्टिकल 324, आर्टिकल 366, आर्टिकल 367, आर्टिकल 379, आर्टिकल 380, आर्टिकल 388, आर्टिकल 391, 392, 393। कितने आर्टिकल्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये आर्टिकल्स उस टाइम पर इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे जैसे ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। अब तक ये काम हो चुका है यहाँ तक। फिर इसके बाद क्या हुआ, अब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो चुका है, ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं हुई, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया 26 नवंबर 1949 को। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट मीटिंग रखी गई 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये लास्ट मीटिंग थी असेंबली की। यहाँ पर क्या हुआ, पहला काम तो पहले हम क्या थे, जब हमें आज़ाद किया गया, यानी कि पार्टीशन हुआ भारत और पाकिस्तान का, उस टाइम हमें स्टेटस मिला था डोमिनियन स्टेट का। एक वर्ड है डोमिनियन, एक है रिपब्लिक। देखिए डोमिनियन का मतलब ये है कि जब हम पर रूल कर रहे हैं कोई और किसी और देश के लोग, उसको बोला गया है डोमिनियन स्टेट। जब जो स्टेट ऑफ हेड है, जब इलेक्टेड होगा वहाँ का हेड, उसको बोला गया है रिपब्लिक। तो हम रिपब्लिक हुए थे 24 जनवरी 1950 को। हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1947 में, लेकिन उस टाइम पर हम रिपब्लिक नहीं थे, डोमिनियन स्टेट था इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही। तो हम रिपब्लिक हो जाते हैं क्योंकि इस टाइम पर हमने प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लिया है, जिसका नाम है क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन हुई। कुछ और बातें यहीं पे लिख लो, जैसे इस दिन क्या हुआ था कि लास्ट मीटिंग थी तो साइन किए गए थे 284, उस टाइम पर मेंबर्स ने इसके ऊपर साइन किए हैं, जिसमें से 8 थी महिलाएं। पेपर में क्वेश्चन आता है कि महिलाओं की संख्या कितनी थी, 8। वैसे कई बार काउंट करके पता चला है कि 11 थी, लेकिन सिग्नेचर है पता नहीं चलता नाम से प्रॉपर। और एक बात और हुई थी यहाँ पर उस टाइम
मतलब जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके जो सिग्नेचर हैं वो तिरछे हैं थोड़ा, मतलब वैसे प्रेसिडेंट ही साइन करते हैं पहले, तो नेहरू जी पहले आ गए थे असेंबली में, नेहरू जी ने पहले साइन कर दिए गलती से, बाद में आए थे प्रेसिडेंट, तो उन्होंने तिरछे साइन किए हुए हैं यहाँ पर, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया था। फिर इस टाइम पर एक और काम किया गया था, क्या, एक तो अडॉप्ट किया नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, ठीक है, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। इससे पहले नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था, ये भी लिख लो, इम्पोर्टेंट है, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947, यानी कि आज़ादी से पहले ही हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया था। देखो जो नेशनल एंथम है, फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम गाया गया था, फर्स्ट टाइम संग एट कलकत्ता सेशन, कलकत्ता सेशन इन, कब गाया गया था, 1911 में। देखो उस टाइम पर ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज 5। जो नेशनल एंथम है स्टार्ट होता है जन गण मन अधिनायक जय है, जो वर्ड है अधिनायक, वो रिप्रेजेंट करता है ब्रिटेन के राजा जॉर्ज 5 को, तो उनको खुश करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने उस वर्ड का यूज़ किया था, जिससे खुश होकर जॉर्ज 5 ने उनको टाइटल भी दिया, जिसे वो हमेशा छाती से लगा कर रखते थे, हालांकि वो बाद में चोरी भी हो गया था जो टाइटल दिया गया था। तो इसी तरह इसके बारे में कुछ और फैक्ट हैं, जैसे कि इसको टाइम लगता है कितना, 52 सेकेंड इसे गाने में, नेशनल एंथम। इसके अलावा इसकी लैंग्वेज क्या है, बंगाली, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल से थे। अब जो नेशनल सॉन्ग है, नेशनल सॉन्ग गाया गया था फर्स्ट टाइम कब, नेशनल सॉन्ग फर्स्ट टाइम कहाँ गाया गया था, एट कलकत्ता सेशन 1896 में, 1911 में गाया गया था नेशनल एंथम, और 1896 में गाया गया था कलकत्ता सेशन में नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग को गाने में टाइम लगता है 65 सेकेंड। इसकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज लिखो क्या है, बंगला और संस्कृत, बंगला एंड संस्कृत, ठीक है जी, ये लैंग्वेज है किसकी, नेशनल सॉन्ग की। तो ये काम हुए थे उस टाइम पर असेंबली के दौरान। नवंबर 1949 को क्या हुआ, देखो कॉन्स्टिट्यूशन को हमने क्या कर लिया, अडॉप्ट, कब किया था, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर लिया, अडॉप्ट। इसके बाद 26 जनवरी को क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये डेट दोनों ही आपने याद रखनी है, पेपर में क्वेश्चन आता है, पेपर में क्वेश्चन आए या तो वर्ड इन्फोर्समेंट, कमेंसमेंट या फिर इम्प्लीमेंट। तो डेट है 26 जनवरी 1950। यदि अडॉप्शन की डेट पूछी जाती है कि हमने कब अपना लिया था इसको, यानी कि रेडी हो गया था बनकर, 26 नवंबर 1949, और यही डेट एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। फिर क्या क्या हुआ उस टाइम पर, कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे जो मतलब इंग्लिश वर्जन के कैलीग्राफर थे, यानी कि जिन्होंने लिखा था, लिखो कैलीग्राफर ऑफ इंग्लिश वर्जन, क्या नाम था, प्रेम नारायण राय यादव,
कैलीग्राफर ऑफ हिंदी वर्जन, मतलब जिन्होंने हिंदी में ट्रांसलेशन की थी इसकी। वैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली है वो इंग्लिश में ही लिखा गया था, क्योंकि हमने दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था और हमारे पास हिंदी में इतने रिसोर्स नहीं थे कि किसी और देश के कॉन्स्टिट्यूशन को भी स्टडी किया जा सके, क्योंकि उस टाइम पर एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी थी इंग्लिश। तो इसीलिए हमने इंग्लिश वर्जन ही उसका लिखा था। किसने लिखा था? प्रेम नारायण रायजादा ने। हिंदी वर्जन लिखा था, जो ट्रांसलेशन की थी बाद में, वो था वसंत कृष्ण वैद्य। ठीक है जी। तो ये काम हुआ था उस टाइम पर बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके अलावा फिर अब इम्प्लीमेंटेशन होगी कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्शन हेल्ड किए गए थे 1952 में। वैसे 51 से स्टार्ट हो गए थे नवंबर दिसंबर के राउंड, लेकिन 52 तक चले थे, फरवरी मार्च तक। इसीलिए इसको 52 के इलेक्शन ही बोला जाता है। फर्स्ट इलेक्शन हेल्ड ऑन 1952। तो यहाँ पर फिर एक स्टेबल गवर्नमेंट बनती है, यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो वहाँ से फिर हमारे लिए पॉलिसीज आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये था असेंबली का टॉपिक। इसके अलावा जो कुछ कमेटीज़ थी, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी थी, कुछ और इसके अलावा कमेटीज़ थी, मतलब मेजर कमेटीज़ थी, माइनर कमेटीज़ थी, उनको एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। बस यहीं तक का था असेंबली का टॉपिक।